स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष मूल विधि की एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम एक नए एक्ट के विषय में समझेंगे और जानेंगे पूरा अच्छी तरीके से। और मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आगामी जो परीक्षा आ रही है यूपीएसआई की, उसका पूरा सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार वीडियो के द्वारा मिलता रहेगा। तो आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और अपना प्यार दिखा रहे हैं इस चैनल को, इसको बरकरार रखिए। और आज हम जो एक्ट लेकर आए हैं आपके समक्ष, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। पिछले वर्ष में जो क्वेश्चंस आए हैं यूपीएसआई में, उन पेपर्स का मैंने अध्ययन किया है और जिसमें पाया है कि 2 से 3 क्वेश्चन इस अधिनियम से आए हैं। तो ये अधिनियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे आगे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ना केवल मैं ये अधिनियम की बात करूँगा, बल्कि इसमें जो 2018 में संशोधन हुआ है उसके बारे में भी आपको, लेटेस्ट जो संशोधन हुआ है उसके बारे में भी आपको अवगत कराऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से मैंने बताया आपको, मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले बताता हूँ एक एक शब्द का महत्व, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री को आप लोग जानते हैं, जिसका संबंध महिलाओं से है। साथ ही साथ अशिष्ट, यानी कि जिसका शिष्ट ना होना। आ माने होता है नहीं, और शिष्ट माने होता है, आपको सबको पता है। तो अशिष्ट होना। रूपण मतलब उसका चित्रण, रूपण मतलब उसका चित्रण। और साथ ही साथ प्रतिषेध मतलब रोकथाम। और अधिनियम आपको पता ही है कि जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई नियम पारित होता है, दोनों से, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो अधिनियम बन जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो इसमें यही उठता है कि ये स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब आया? तो ये आया है 1986 में, यानी 1986 में। अब उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले आपको पता है किसी भी धारा में, कोई भी एक्ट हो, उसकी पहली जो धारा होती है उसमें हमेशा और हमेशा उस एक्ट का संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार और साथ ही साथ उसका प्रारंभ कब हुआ वो दिया रहता है। तो देखिए, संक्षिप्त नाम जो है वो तो मैंने आपको ऊपर ही लिखा है, यही इसका संक्षिप्त नाम है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। अब देखिए, इसके विस्तार की बात करें तो जब ये लागू हुआ था, तब उस समय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये समस्त भारत में था। लेकिन आज अगर हम देखें, आज की स्थिति में ये संपूर्ण भारत में लागू है, संपूर्ण भारत में लागू है। बात करते हैं इसके प्रारंभ, यानी कि कब से इसका समय है, कब से इसको लागू किया गया। तो ये अधिनियम 23 दिसंबर 1986 को पारित हुआ और इसके बाद 2 अक्टूबर सन 1987 से ये संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। अब देखते हैं हम लोग धारा 2 में, जिसमें विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो मैंने पढ़ाया था, उसमें भी धारा 2 में परिभाषाएं दी गई थी, तो उसी तरीके से इसमें भी परिभाषा है। सबसे पहली परिभाषा है विज्ञापन की। देखिए, विज्ञापन को समझिए, कोई भी ऐसी सूचना, आप जानते ही हैं, सूचना के माध्यम से भी लोग विज्ञापन देते हैं। साथ ही साथ परिपत्र, कोई भी ऐसे पत्र का प्रकाशन करना जिसमें कोई विज्ञापन दिया गया है, तो वो भी विज्ञापन का अंश होता है, उसमें भी विज्ञापन का अंश होता है। साथ ही साथ लेबल, रैपर या अन्य कोई दस्तावेज। और बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्वनि। आप जानते हैं, रेडियो के माध्यम से भी अगर ध्वनि द्वारा कोई स्त्री का अशिष्ट रूप से चित्रण करने की कोशिश करता है, प्रचार करने की कोशिश करता है, तो वो भी विज्ञापन की श्रेणी में आएगा। अब अगला देखिए, धुआं, गैस के माध्यम से दृश्य रूपण। आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि धुआं और गैस के माध्यम से कैसे अशिष्ट रूपण हो जाएगा, लेकिन आपको पता है आज की टेक्नोलॉजी में कुछ भी पॉसिबल है। अगर किसी स्त्री का नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से धुएं या गैस के माध्यम से कुछ अशिष्ट रूप से उसका चित्रण किया गया है कहीं पर भी, तो बताइए वो भी विज्ञापन की संज्ञा में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं, साथ ही साथ जो अगली परिभाषा है वो है वितरण की। तो देखिए, वितरण का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि स्त्री को आप नमूने के तौर पर, आप पंपलेट छपवा सकते हैं और उसमें नमूने के तौर पर स्त्री का वितरण कर रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं? या तो मुफ्त बांट रहे हैं,
या फिर अन्यथा। अन्यथा का मतलब है या तो मुफ्त या पैसे लेकर बांट रहे हैं, स्त्री को नमूने के रूप में पेश कर रहे हैं। तो ये किस में आया? वितरण में आया। और किस अधिनियम के अंतर्गत आया? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत। अच्छा, इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्त्री अशिष्ट रूपण क्या है, क्योंकि इसी के आधार पर तो हम लोग बात कर रहे हैं पूरे एक्ट की, तो इसको समझना तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, स्त्री की आकृति, स्त्री की आकृति, उसके पश्चात उसका रूप या स्वरूप, और साथ ही साथ उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग। अगर उसकी आकृति, रूप, शरीर या शरीर के किसी भाग का आप इस रीति से वर्णन कर रहे हैं, किस रीति से वर्णन कर रहे हैं? मतलब कि जिससे उस महिला के चरित्र को कलंकित हो, जिससे कि उस महिला के चरित्र को कलंकित किया जा रहा हो, या फिर उसके शिष्ट होने को प्रभावित किया जा रहा हो, उन दोनों ही केस में स्त्री का अगर आप रूपण कर रहे हैं, उसके आकृति का, उसके रूप का, उसके शरीर का, तो ये किसकी श्रेणी में आता है? ये स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ बताइए, आप जब ये काम कर रहे हैं तो आपका भाव क्या है ये काम करते समय? दुराचार, साथ ही साथ भ्रष्टाचार, लोक दूषण। लोक माने क्या होता है? लोग होता है। तो लोगों को, जो लोगों से ही किसी समाज की परिकल्पना होती है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तू का कथन है। तो बताइए, लोक दूषण हो गया। साथ ही साथ नैतिकता को हानि पहुंचे, नैतिकता को भी हानि पहुंचे। तो ये सारा ही आपका किसके अंतर्गत आता है? स्त्री अशिष्ट रूपण के अंतर्गत आता है। अब इसके पश्चात देखिए, लेबल। लेबल आप देखते ही हैं कि किसी भी पैकेट पर, अमेजन से ऑर्डर मंगाते हैं, ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मंगाते हैं, उसमें लेबल चिपक के आता है कि नहीं? लेबल चिपका कर भेजता है वो कि नहीं? अगर उस लेबल पर कुछ ऐसा लिखित है जिससे स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रदर्शित हो रहा है, साथ ही साथ अगर ऐसा कोई चिन्ह बना हुआ है जिससे उसका अशिष्ट रूपण हो रहा है, अभी आपने रिसेंट में देखा होगा मिंत्रा का जो लोगो था उसमें भी अशिष्ट रूपण उसका हुआ है, इस पर क्लेम किया गया और मिंत्रा ने अपने लोगो को बदला भी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी पैकेट पर लिखित, चिन्हित या सील द्वारा मुद्रित ये आपका सील भी लगाई जा सकती है, उस पर मोहर भी लगाई जा सकती है। रेखा चित्र या आदि कोई सामग्री जो है अगर उस लेबल पर आती है, चिपक कर आती है उस पैकेट पर, तो वो बताइए क्या कहलाएगा, किस श्रेणी में आएगा? लेबल की श्रेणी में आएगा। बात करते हैं पैकेज की, तो बताइए पैकेज से, आप जानते हैं ये फ्लिपकार्ट ऑर्डर से आता है पैकेज, किस में बंद होके आता है? किसी कार्टून में बंद होके आता है। किस में बंद होके आता है? किसी बॉक्स में बंद होके आता है, या किसी टिन का डिब्बा हो या कोई अन्य पैकेट हो। ये समस्त वस्तुएं किस श्रेणी में आएंगी? पैकेज की श्रेणी में आएंगी। तो आपने यहाँ पर धारा 2 तक देखा कि धारा 2 में कई परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, और इन्हीं परिभाषाओं को जाने बिना हम आगे धाराओं को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो चलिए अब देखते हैं नई धारा 3 की तरफ। कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन जिसमें किसी भी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा कोई विज्ञापन लेके आता है या विज्ञापन करता है जिसमें स्त्री को अशिष्ट रूप से चित्रण किया गया है उसका, तो बताइए उसका चित्रण अगर किया गया तो ना तो उसको ये परमिशन देता है ये प्रतिषेध अधिनियम कि वो उसका प्रकाशन करेगा, ना ही किसी के द्वारा वो उसका प्रकाशन करवा सकता है, या ऐसे किसी भी प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था ना करेगा और ना उसमें भाग लेगा। यानी कि आप देखते हो, अगर आपने किसी ऐसे प्रदर्शन की व्यवस्था कर रखी है, होता है कोई पार्टी कर रखी है जिसमें स्त्री को अशिष्ट रूपण चित्रण किया जा रहा है उसका, तो बताइए वो भी दोष के अंतर्गत आएगा। तो ना तो आप इससे किसी भी प्रदर्शन की व्यवस्था करेंगे, देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर व्यवस्था करेंगे, और ना ही उसमें भाग लेंगे। अगर कोई ऐसी व्यवस्था की भी है किसी ने तो उसमें आप भाग भी नहीं लेंगे। अब देखिए धारा 4, धारा 4 में क्या दिया गया? धारा 4 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी पुस्तक का, कागज पत्र का, स्लाइड का, पुस्तिका या पत्रिका हो गई, लेख का, रेखा चित्र का, फिल्म का, रंग चित्र का और फोटो चित्रण का, इनका ना तो उत्पादन करेगा, देखिए ना तो उत्पादन करेगा और ना ही उत्पादन कराएगा। इसको आपने समझ लिया। साथ ही साथ ना तो विक्रय करेगा, विक्रय मतलब ना ही ऐसी कोई भी पुस्तक, कागज पत्र या पत्रिका का वो
विक्रय करेगा, विक्रय करेगा मतलब बेचेगा, और ना ही उसको किराए पर देगा। साथ ही साथ ना ही उसका वितरण करेगा, वितरण मतलब ऐसी किसी भी पत्रिका और पुस्तक का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करेगा समाज में, और ना उसको डाक द्वारा भेजेगा। ये नहीं कि भाई आपने क्या किया, आपने कह दिया कि हम तो वितरण नहीं कर रहे हैं, हम तो डाक द्वारा भेज रहे हैं, तो वो भी आपका अपराध घटित करेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ये है, समझने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि कार्य विज्ञान, कला, साहित्य अथवा शिक्षा के उद्देश्य के लिए हो अथवा सद्भावना पूर्वक धार्मिक प्रायोजन से संबंधित है, तो वह अशिष्ट रूपण की जो दोष है उससे मुक्त होगा। समझिए कैसे, जैसे आपको पता है कि भारत में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जहां पर स्त्री का एक अशिष्ट रूपेण चित्रण किया गया है। वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो प्राचीन समय में हुआ है उसका चित्रण किया जा रहा है वहाँ पर। साथ ही साथ आपको पता है कामसूत्र जो है वो भी किसकी देन है, भारत की ही देन है। लेकिन अगर इन सभी पत्रिकाओं का, पुस्तिकाओं का अगर आप चित्रण कर रहे हैं, किस पर्पस से, पर्पस है आपका शिक्षा, पर्पस है आपका शिक्षा या कला या साहित्य या विज्ञान, अगर ये आपका पर्पस, आपका उद्देश्य है, साथ ही साथ सद्भावना पूर्वक धार्मिक प्रायोजन के लिए आप स्त्री का अशिष्ट चित्रण कर रहे हैं, चित्रण मतलब कि पत्रिकाओं के, पुस्तक के माध्यम से अजंता एलोरा में जो अशिष्ट चित्रण है उसको भी दिखाया जाता है, ताकि आपको साहित्य का ज्ञान हो, आपको भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो, जो प्राचीन संस्कृति है उसका ज्ञान हो, मंदिरों का ज्ञान हो। तो अगर उसका चित्रण अगर कोई कर रहा है तो बताइए क्या वो अशिष्ट रूपेण चित्रण होगा स्त्री का? बिल्कुल नहीं, वो इसके अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं माना जाएगा। देखिए अब बढ़ते हैं धारा 5 की तरफ। धारा 5 में क्या लिखा है? प्रवेश करने या तलाशी लेने की शक्तियाँ। भैया प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति किसको होगी? आप जाहिर सी बात है कि वो शक्ति होगी किसी अधिकारी के पास, जिसको राज्य क्या करेगा, गठित करेगा। तो राज्य द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध अगर किसी ने गठित किया है तो बताइए, पहला पॉइंट, वहां प्रवेश कर सकेगा, यानी कि उसके घर पे प्रवेश कर सकेगा। साथ ही साथ तलाशी ले सकेगा, तलाशी भी ले सकता है। और तलाशी के दौरान अगर उसको लगता है कि ऐसे किसी पुस्तिका, ऐसे किसी स्लोगन या कोई रेखा चित्र हो, फिल्म हो, पुस्तक हो, रंग चित्र हो आदि के द्वारा उसका अशिष्ट चित्रण किया गया स्त्री का, और इन्हें जब्त करके वो इन साक्ष्यों, इनको साक्ष्य के रूप में कोर्ट में या न्यायालय में पेश कर सकेगा, तो उसको जब्त करने का अधिकार भी इस राजपत्रित अधिकारी के पास होगा। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी निवास गृह में बिना वारंट प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है, ऐसा नहीं है कि रोज कोई राजपत्रित अधिकारी है वो आपके घर पे बिना वारंट के ही आ गया और तलाशी लेने लग गया, तब तो बहुत गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया क्या गया भाई, एक पॉइंट दिया गया वारंट। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है वारंट और एक होता है समन्स। देखो इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये इंग्लिश के ही वर्ड हैं, इसलिए हिंदी में तो हम लोग लिखते हैं समझने के लिए। एक है वारंट और एक है समन्स। पहली बात तो आप एक बात याद रखना, समन्स होता है, समन नहीं होता है। क्या होता है? समन्स। यहाँ पर क्या लगता है? एस, क्योंकि समन्स जो होता है वो हमेशा कॉपी के रूप में, यानी कि 2 कॉपियां जाती हैं जब भी किसी के यहाँ पर समन भेजा जाता है। तो दूसरी चीज आप याद रखिए कि समन जो होता है वो, इसका मतलब होता है बुलावा। क्या होता है? बुलावा। यानी कि अगर किसी के यहाँ पर समन गया है तो इसका अर्थ क्या है कि कोर्ट ने, न्यायालय ने उसके पास क्या भेजा है? बुलावा भेजा है आपको पेश होने के लिए। समझ लीजिए। अब यहाँ पर ये तो बात हुई समन्स की, तो समन्स में उस अभियोजित व्यक्ति को या फिर कोई भी व्यथित व्यक्ति है जिसने कंप्लेन की है उसको बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ एक वो पक्ष का व्यक्ति भी बुलाया जा सकता है जिसके खिलाफ आपने क्या किया है? कोई दोष किया है, कोई अपराध किया है, उसको भी बुलाया जा सकता है। तो इसमें बताइए, दोषी को भी बुलाया जा सकता है और जो दोषी नहीं है उस पक्ष को भी बुलाया जा सकता है। तो ये नहीं है कि किसी के खिलाफ समन भेजा गया है तो समन एक गलती है, नहीं। जो पक्ष का व्यक्ति है, यानी कि जो आरोपी नहीं है, जिसके साथ कोई अपराध हुआ है, कोर्ट में पेश होने के लिए उसको भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई समन्स की।
बात करते हैं वारंट की, तो याद रखिए आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जब कोई एक पुलिस का अधिकारी किसी क्रिमिनल को उसमें जाता था गिरफ्तार करने के लिए, तो वो क्रिमिनल क्या कहता था, भैया वारंट लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो। तो यही बात वो पूछा करता था, किससे पूछता था, उस अधिकारी से। तो आप इसमें हमेशा याद रखना, राज्य द्वारा अधिकृत वह अधिकारी जिसको आपने भेजा है किसके लिए, उस दोषी को कोर्ट में उपस्थित कराने के लिए। तो बताइए उस अधिकारी के खिलाफ क्या जारी होता है, वारंट जारी होता है। तो देखिए मैंने आपको अभी तक ये 5 धाराओं के माध्यम से समझा दिया पूरा एक्ट, और साथ ही साथ वारंट और समन्स में क्या अंतर होता है इसको भी समझाया किया है। इसके बाद एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो और आएगी, जिसमें जो 2018 में इस अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में जो जो संशोधन हुए हैं, जो कि संशोधन हुए धारा 7 के अंतर्गत, उनको भी मैं आगे वीडियो के माध्यम से लेके आऊँगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चैनल को जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लगातार बनाए रखिए, और हमको सजेशन भी दीजिए कमेंट के माध्यम से कि हम क्या क्या नए चेंजेस और करते हुए आगे वीडियो बनाएं। धन्यवाद आपका।